हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ आकाश अलमोले वंस अगेन। आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे आज की जो एग्ज़ाम हो गई थी नर्सिंग ऑफिसर की, नर्सिंग ऑफिसर पीजीआई संगरूर। ओके, ये हम यहाँ पे देखेंगे मेमोरी बेस्ड एमसीक्यूज़ देखेंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट से मिली है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेमोरी बेस्ड एमसीक्यू हम यहाँ पे देखेंगे। तो कहाँ के देखेंगे? ये पीजीआई संगरूर की जो नर्सिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम हुई वो आज की डेट है, और ये पूरी तरीके से मेमोरी बेस्ड एमसीक्यू है। ठीक है, ठीक है, ये मेमोरी बेस्ड है तो हो सकता है कि थोड़ा क्वेश्चन का जो पैटर्न है थोड़ा इधर उधर हो, लेकिन हमने आंसर देने की कोशिश की है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द टोकोलाइटिक एजेंट? टोकोलाइटिक एजेंट क्या करते हैं? अब टोकोलाइटिक एजेंट कौन से होते हैं? those drugs which suppress uterine contraction और यूटेराइन रिलैक्सेंट, उनको हम टोकोलाइटिक एजेंट बोलेंगे। यहाँ पे ऑप्शन में साल्ब्यूटामॉल, एक मिजोप्रोस्ट और आइसोक्सुप्यूरिन ये है। तो यहाँ पे पूछा विच इज़ नॉट अ टोकोलाइटिक एजेंट। ओके, देखिए बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो विच इज़ नॉट टोकोलाइटिक एजेंट बोला है तो साल्ब्यूटामॉल, आयोक्सोप्यूरिन, ये दोनों ही एज अ टोकोलाइटिक एजेंट काम करते हैं। बट मिजोप्रोस्ट, ये सभी को पता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स के लिए दिया जाता है, बट इट्स नॉट अ टोकोलाइटिक एजेंट। तो यू गो विद द मिजोप्रोस्ट। ओके, आपको बता दिया व्हाट इज टोकोलाइटिक एजेंट, और इस क्वेश्चन के हिसाब से, एमसीक्यू के हिसाब से मिजोप्रोस्ट विल बी द राइट आंसर। ओके, टोकोलाइटिक एजेंट हम MgSO4 को पकड़ सकते हैं। ठीक है, यही है। ओके, नेक्स्ट है बेसिकली टोकोलाइटिक एजेंट क्या करते हैं कि जो यूट्रस रहते हैं उसको रिलैक्स रखते हैं, जो प्रीटर्म डिलीवरीज रहते हैं उसको डिले करते हैं। ठीक है, स्टेबल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेगार साइन। अब हेगार साइन क्या होता है? कल के एमसीक्यू के सेशन में हमने देख लिया था। हेगार साइन इज नथिंग बट सॉफ्टनिंग ऑफ यूटेराइन स्टमस। जो स्टमस होता है उसका सॉफ्टनिंग। ओके, ये बेसिकली ये कौन से वीक में शुरू होता है? तो इट स्टार्ट्स इन अर्ली 8 वीक, 8वें हफ्ते में चालू हो जाता है। नेक्स्ट है पल्स डेफिसिट। व्हाट इज पल्स डेफिसिट? पल्स डेफिसिट नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन द रेडियल एंड अपाइकल पल्स। ओके, उसको बोला जाता है पल्स डेफिसिट। क्या एमसीक्यू आया था उसके हिसाब से आपने आंसर दिया होगा, होप सो। ठीक है, नेक्स्ट, हीमोफीलिया डिसीज अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। ओके, हीमोफीलिया डिसीज कौन से क्लोटिंग फैक्टर के डेफिशिएंसी की वजह से होती है? तो यू गो विद द एट्थ फैक्टर के साथ चले जाइए। हीमोफीलिया बी अगर पूछा है तो 9th फैक्टर के डेफिशिएंसी की वजह से। हीमोफीलिया सी पूछा है तो 11th फैक्टर के डेफिशिएंसी से होता है। तो यहाँ पे हीमोफीलिया पूछा है या हीमोफीलिया ए पूछा है तो यू गो विद द 8th फैक्टर। ओके, नेक्स्ट है ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन हर्ड फ्रॉम। अब ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन कब से आप सुन सकते हो? क्वेश्चन में 8 वीक, 10 वीक, 12 वीक, 15 वीक थे। तो बेसिकली व्हाट इज द ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन? इट्स नथिंग बट इट्स अ फॉल्स लेबर पेन। ओके, बेसिकली ये सेकंड ट्राइमेस्टर में ही यू कैन फील इट, बट क्या होता है, बट अर्ली प्रेगनेंसी में 6th वीक से ही ये ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाता है। तो यू गो विद 8 वीक विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या है आप सभी को पता है। पल्स प्रेशर इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी। इट्स कॉल्ड एज अ पल्स प्रेशर। अब 120 - 80 करेंगे तो 40 mm/Hg विल बी द नॉर्मल पल्स प्रेशर। अब यहाँ पे कभी कभी MCQ पूछते हैं कि पल्स प्रेशर ये वाइड कब होता है? तो वाइड यानी ज़्यादा कब होता है? तो यू गो विद द इंक्रीज्ड ICP। अगर इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर के पेशेंट है तो यहाँ पे पकड़ सकते हो। अब BP 130 या 140 माइनस इधर 100 रहा तो वॉट एवर विल डिफरेंस, वो 40 से आगे का जो डिफरेंस रहेगा। ओके, 160 पकड़ो यहाँ पे, तो यू गो विद द वाइडनिंग ऑफ पल्स प्रेशर हो जाएगा इंक्रीज ICP में। ओके, नेक्स्ट है जेंटामाइसिन बेस्ट इफेक्टिव इन UTI। अब UTI है पेशेंट में तो व्हेन यूरिन कैसे रहेगा तब जेंटामाइसिन दे सकते, इफेक्टिव रहेगा। नॉर्मल, अल्कलाइन, कॉन्सेंट्रेटेड, एसिडिक। तो यू गो विद द कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन रहा तो जेंटामाइसिन विल बी इफेक्टिव। अब क्वेश्चन पूछा 8वां, MAP मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर क्या होता है? ओके, नॉर्मल मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर 60 to 100 mm/Hg होता है। अब देखो आर्टेरियल प्रेशर जो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, आई मीन ये तो फॉर एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये MAP मैप निकालने का फॉर्मूला क्या है? यू गो विद द 2 into डायस्टोलिक, ठीक है, प्लस
सिस्टोलिक, ओके, डिवाइडेड बाय 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 120/80 सिस्टोलिक डिस्टोलिक दिया है, तो 2 × 80 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 3, तो यू आंसर विल बी 93.33 mm ऑफ Hg। तो इस तरीके से आप ये MAP मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर निकाल सकते हो। इसका क्वेश्चन जो भी उसका ऑप्शन दिया होगा उसी हिसाब से आपने आंसर लिखा होगा, होप सो, हम होप करते हैं। नेक्स्ट, एस्पिरिन साइड इफेक्ट कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, ओके। यहाँ पे बेसिकली GI ब्लीडिंग, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, होता है, यही 2 आंसर्स रह सकते हैं। देखिए बेसिकली अब एक्सेसिव इफेक्ट एस्पिरिन का बच्चों में किया, उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती, तो रे सिंड्रोम हमने देखा था कल के MCQ में, वो भी अब MCQ में कैसा है, MCQs में ऑप्शंस क्या आए थे उसके हिसाब से आप आंसर लिखे होंगे, होप सो, हम होप करते हैं आपने अच्छा ही कुछ किया, लिख के आए होंगे। हाँ, व्हेन ब्लैडर इज़ फुल, साउंड ऑफ ब्लैडर, अब ब्लैडर पूरा फुल है, ओके, तो उसका साउंड क्या आएगा। तो देखिए अगर ब्लैडर फुल है तो गो विथ डलनेस उसका साउंड आएगा, फ्लूइड अगर प्रेजेंट है तो, ओके। अगर हॉलो ऑर्गन है, खाली है, तो यू गिव द टिम्पनी साउंड, ओके। सो हियर अकॉर्डिंग टू दिस क्या बोला है, फुल ब्लैडर है तो फ्लूइड वहाँ पे प्रेजेंट है, तो यू गो विद द डलनेस आंसर, ओके। नेक्स्ट है नॉर्मल CVP नॉर्मल क्या रहता है, तो 3 to 8 mm ऑफ Hg और 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ओके, ये इसका आंसर रहेगा। अब इसमें पूछा तो ये लिखिए, इसमें पूछा तो ये लिखिए, ओके। नेक्स्ट, पॉजिटिव साइन ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। अब पॉजिटिव साइन ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया 2 ही रहते हैं, डिल्यूशन एंड हेलुसिनेशन, इसमें से ही आपको लिखना, दिस आर द पॉजिटिव साइंस, ओके। निगेटिव सिम्टम्स आपको पता है सब A से चालू होने वाले, दैट विल कम्स अंडर द ब्लूलर्स 4A जो बोलते हैं ना, वो कम्स अंडर द निगेटिव सिम्टम्स, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है a patient on oral contraceptives, हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग भी है, अभी कंप्लेंट करिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ओके। तो ABG यहाँ पे उन्होंने दिया है, pH भी दिया है, SpO2 दिया है, PO2 ऑक्सीजन, PCO2 बाइकार्बोनेट की लेवल, सिम्टम्स दिखा है, BP बढ़ी है, पल्स बढ़ी है, रेस्पिरेशन बढ़ा है। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या रहेगा, ये यहाँ पे इसके हिसाब से पूछा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या रहेगा, तो मैकेनिकल वेंटिलेशन रहेगा या O2 रहेगा, सोडा बाइकार्ब रहेगा, मॉनिटर वो ये करेगा, तो यू गो विद द ऑक्सीजन, हम उसको देना पड़ेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी O2 विल बी द राइट आंसर। देन आफ्टर फीमोरल कार्डियक कैथेटराइजेशन, ओके, फीमोरल कार्डियक कैथेटराइजेशन किया है, ठीक है, तो क्या रहेगा फर्स्ट प्रायोरिटी। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो साइट रहती है फीमोरल जो कैथेटराइज की है वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, मे बी ड्यू टू द सम काइंड ऑफ ब्लड क्लॉट, देयर मे बी चांसेस ऑफ पल्स डेफिसिट, ओके। तो डिस्टल पल्स डेफिसिट रहने के चांसेस है, तो यू हैव टू चेक द डिस्टल पल्स, ओके। अगर वो हो गया तो ब्लीडिंग हो सकती है साइड पे, देन उसके बाद किडनी फंक्शन भी हमको देखना पड़ेगा, तो यू गो विद द फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर देना चाहिए, तो अब सो दिया ही होगा। नेक्स्ट है रोम्बक टेस्ट क्यों किया जाता है, सेरेब्रल मोटर कोऑर्डिनेशन देखने के लिए किया जाता है, टू इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन, दैट इज अटेक्सिया चेक करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, ओके, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम कौन से जीनोटाइप से, तो यू गो विद 47XXY, ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है, और बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेसिकली ये फीमेल में अफेक्ट नहीं करती है, बेसिकली अफेक्ट्स द मेल्स ओनली, ओके। तो इतने हमने MCQ 16-17 MCQs हमने फाइंड आउट किए, और ज़्यादा MCQ मिल जाते तो हम जल्दी से आपके लिए नया वीडियो लेके आ जाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हमने बना के रखे हैं, बहुत अच्छे वीडियो हैं, ओके। एंड अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए और एक वीडियो लेके जल्दी से मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।